चलिए अपने कंटिन्यू करते हैं कल वाला टॉपिक। कल बाईबैक पे बात हो रही थी 1.4। कल जितना पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेरी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल सेक्शन हमने कवर किए थे। 68 वाला जो मेन सेक्शन है उस पर बात हो गई थी। बीच में रूल पेंडिंग रखा था। पहले सेक्शन की लिस्ट खत्म कर लेते हैं पेज 44 पे। सेक्शन नंबर 69 एंड 70, ये दो टॉपिक्स पेंडिंग थे, इसको खत्म करते हैं। सेक्शन नंबर 69 जो है दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व या सीआरआर अकाउंट। एक डिबेंचर में डीआरआर बनता है और यहाँ पे बाईबैक वाले केस में सीआरआर बनेगा। तो ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का तरीका है और कुछ नहीं। तो जब भी आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स अगर कुछ बाईबैक कर रहे हो तो आपको ना वो जो जितने भी शेयर्स आप बाईबैक कर रहे हो ना उसकी फेस वैल्यू के बराबर एक सीआरआर बनाना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू। अगर आप कभी प्रीमियम पे बाईबैक कर रहे हो तो प्रीमियम वाले पोर्शन का सीआरआर कभी नहीं बनता, क्योंकि प्रीमियम मोस्टली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से पे होता है, तो वो पैसा तो ऑलरेडी रिजर्व में रखा हुआ ही है। और जितना आप प्रॉफिट में से पे कर रहे हो उसके लिए आपको पहले सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। ये नेसेसरी ट्रांजेक्शन है और उसी की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए, इससे ज़्यादा उसमें कोई पॉइंट नहीं। नेक्स्ट जो है सेक्शन नंबर 70, एक आंसर हो सकता है सर्कमस्टांसेस विच प्रोहिबिट बाईबैक। कहाँ पे बाईबैक अलाउ नहीं किया जाएगा वो पॉइंट है, देख लेते हैं। बोला है फर्स्ट पॉइंट में नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी। आपको बायबैक करना है तो डायरेक्टली करो ना, अपनी सब्सिडरी के थ्रू, इनडायरेक्टली, ये सब करने की घुमा फिरा कर ट्रांजेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। बायबैक इज अ लीगल ट्रांजेक्शन और ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू करो वो भी नहीं चलेगा। तीसरे पॉइंट में बोला अगर आपकी तरफ से कोई डिफॉल्ट्स है, वही रीपेमेंट वाले डिफॉल्ट्स, डिपॉजिट्स आपने रीपे नहीं किए, इंटरेस्ट का कुछ पेमेंट बाकी है, डिबेंचर रिडेम्पशन में कुछ इशू है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन है उसका पेमेंट बाकी है, कोई डिविडेंड अभी तक आपने पे नहीं किया, टर्म लोन्स का रीपेमेंट, उनका इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के इंटरेस्ट, इसमें कोई भी डिफॉल्ट होगा तो ये सारी सिचुएशन में जो है बाईबैक आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो हमने पीछे भी देखा था, वैसे ही पॉइंट है। However, the buyback is not prohibited if the default is remedied and a period of 3 years has elapsed after such default cease to subsist. तो ये प्रॉब्लम अगर हुई है तो इसका सॉल्यूशन आ सकता है। पहले तो आप सबके डेट्स पे करके क्लियर करो, उसके बाद 3 साल तक आप बाईबैक नहीं कर पाओगे, बैन लगा हुआ रहेगा। उसके बाद बाईबैक करना है तो कर सकते हो। तो 3 साल का एक आपको कट ऑफ पीरियड जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है उसमें क्लियरली बोल दिया कि अगर आपके कोई कंप्लायंसेस पेंडिंग है, जैसे एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए, डिविडेंड जो है उसमें कुछ इशू हो गया, डिक्लेरेशन किया फिर पे नहीं किया, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सबमिट नहीं किया आपने आरओसी में ईयरली बेसिस पे, तो ये नॉन कंप्लायंसेस की वजह से भी बाईबैक में प्रोहिबिशन आ सकता है। और इसमें वो 3 इयर्स वाली कंडीशन नहीं है, ये अपन ने तब पढ़ा तो मैं आपको बोला भी था 70 का सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 प्रोविजो इज ओनली फॉर सबसेक्शन 1 एंड नॉट फॉर सबसेक्शन 2। तो लास्ट वाले पॉइंट में ऐसा कोई 3 ईयर 5 ईयर की टाइम लिमिट नहीं दी, वो अपने को ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इनकम टैक्स एस्पेक्ट वाला पार्ट है वो लास्ट में देख लेंगे। पहले बीच में जो अपने पॉइंट्स पेंडिंग छोड़े ना रूल वाले, अब वो कंप्लीट करते हैं।
पेज नंबर 40 पे था बायबैक प्रोसीजर फॉर प्राइवेट कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। ये स्पेसिफिक है क्योंकि पीछे फिर लिस्टेड कंपनीज के लिए अलग से आएगा, उसमें रेगुलेशन वाला पार्ट दिया हुआ है जो अपन ने पहले एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं पढ़ा है, तो कुछ पॉइंट्स ऐड भी होंगे। रूल में देख लेते हैं क्या नया बता रहे हैं। रूल नंबर 17 है रेफरेंस में। सबसे पहले बोला अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 17 सब रूल 2 द कंपनी विच हैज बीन ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन shall before the buyback file with ROC a letter of offer in form SH8 along with the fees as prescribed. Such letter of offer shall be dated and signed on behalf of the board of directors of the company by not less than 2 directors, one of whom shall be MD. लेटर ऑफ ऑफर होता क्या है, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बाईबैक ऑफर करती है कि हम शेयर्स वापस खरीद रहे हैं, तो वो इंटीमेशन कैसे दिया जाएगा, एक लेटर के थ्रू दिया जाएगा। दैट इज द लेटर ऑफ ऑफर, जिसके अंदर पूरी स्कीम होती है कि इस तरीके से हम बाईबैक प्रपोज कर रहे हैं, ये रेशियो रहेगा, इतना प्रीमियम मिलेगा और ये टाइम लिमिट है, एवरीथिंग जो भी डिटेल्स होंगी वो, तो उसकी कॉपी शेयर होल्डर्स को इशू करने से पहले आपको सबमिट करनी पड़ेगी आरओसी में, और उसके लिए फॉर्म नंबर है SH8 जिसमें उसका फॉर्मेट होता है। सिंपल चीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट रिपीट है जैसा कल देख रहे थे, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना सेबी आरओसी जो भी अथॉरिटी है, और इसके लिए जो फॉर्म है दैट इज SH9। इसमें भी डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, वो एफिडेविट वाली बात अपन कल कर ही रहे थे, तो रिपीट स्टोरी है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला लेटर ऑफ ऑफर जो है शेयर होल्डर्स को डिस्पैच कर दो, उसकी एक डेडलाइन है आरओसी में सबमिट करने के नेक्स्ट 21 डेज के अंदर अंदर। ये सब प्रोसीजर वाला पार्ट हो गया, रूल में आपको पता है वही आता है और कुछ नया नहीं मिलेगा। लेटर ऑफ ऑफर में क्या डिटेल्स होनी चाहिए, ट्रू फैक्चुअल मटेरियल इन्फॉर्मेशन, शैल नॉट कंटेन एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन एंड मस्ट स्टेट दैट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन सच डॉक्यूमेंट। तो वो पीछे एफिडेविट में भी वो बात आई गई थी। वैलिडिटी की बात हो रही, बायबैक ऑफर कब तक ओपन रहना चाहिए, बोला मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज। तो ये टाइम फ्रेम है, सोचने के लिए उतना टाइम तो इन्वेस्टर्स को मिलना ही चाहिए। 15 दिन को रिड्यूस भी कर सकते हैं, प्रोविजो है, अगर सारे शेयर होल्डर्स अग्री करें कि इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। अब बात यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी की हो रही है, तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स छोटे हो सकते हैं, मतलब क्वांटिटी वाइज बोला जाने दो, फिर जल्दी खत्म करो उसको, तो 15 डेज को और रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस in case of number of shares or other specified securities offered by the shareholders is more than the total number of shares to be bought back, acceptance per shareholder shall be on proportionate basis। वो implied था, प्रो रेटा बेसिस पे पहले रेशियो दे देते हैं वैसे तो कि भाई 7 के सामने 1 या 14 के सामने 1 जितना बाईबैक करना है, तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे बोला टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन। ये तो तब होगा ना जब ऑफर्स आ गए होंगे, लोगों ने बाईबैक के लिए फॉर्म भर दिया होगा कि हाँ हम रेडी हैं, उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा कि किनके कितने शेयर बाईबैक करने हैं, तो उसके लिए टाइम लिमिट दे रखी है। द कंपनी शैल कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑफर्स रिसीव विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द ऑफर एंड द शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज लॉस्ट शैल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड अनलेस अ कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन इज मेड विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द ऑफर। ठीक है, तो टाइम लिमिट ध्यान रख के चलना है। Payment of consideration or returning of the share certificates. The company shall within 7 days of the time limit of verification make payment of consideration in cash. पैसे कब तक देने उसकी बात हो रही है, वेरिफिकेशन की टाइम लिमिट खत्म होने के, वेरिफिकेशन होने के 7 दिन के अंदर अंदर। और शेयर होल्डर्स जो शेयर सर्टिफिकेट वो भी वापस ले लेना है, ये भी बोल दिया, क्योंकि बाद में वो सर्टिफिकेट्स अगर फिजिकल फॉर्म में है तो उसको डिस्ट्रॉय करना होता है, वो बात हमने कल देखी थी। सेपरेट अकाउंट का रेफरेंस तो पैसों को लेके आने ही वाला है, वो जैसे डिविडेंड में भी होता है कि आप सेपरेट अकाउंट में पैसा पहले सेट असाइड कर दो और उसके बाद पेमेंट कंप्लीट कर दो, ये वैसा है। यहाँ पे बोल दिया द कंपनी शैल इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द ऑफर ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट देयर इन सच अ सम एज वुड मेक अप द एंटायर सम ड्यू एंड पेएबल एज कंसिडरेशन। द कंपनी शैल कंफर्म इन इट्स ऑफर द ओपनिंग ऑफ अ सेपरेट बैंक अकाउंट एडिक्वेटली फंडेड फॉर दिस पर्पस एंड टू पे द कंसिडरेशन ओनली बाय वे ऑफ कैश। कैश मतलब मनी के टर्म्स में, फिर आप असेट के टर्म्स में ऐसे कुछ पे नहीं कर सकते, इन काइंड नहीं चलेगा। और हार्ड कैश की बात नहीं हो रही, पैसा तो आपके बैंक अकाउंट में आता है, और कैश मतलब मनी एंड नॉट इन काइंड। अदर कंडीशंस में द रूल फर्दर प्रोवाइड दैट द कंपनी शैल इंश्योर दैट द कंपनी शैल नॉट इशू एनी न्यू शेयर्स इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द बायबैक टिल द क्लोजर ऑफ द ऑफर अंडर दीज रूल्स एक्सेप्ट दोज अराइजिंग आउट ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब जब तक ये ऑफर चल रहा है, बाईबैक का प्रोसेस चल रहा है,
इन बिटवीन आप कोई बोनस शेयर इशू नहीं करोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्ट हो रहे हो तो वो तो चलो बाई डिफॉल्ट उसकी डेट फिक्स होती है, तो दैट इज ओके। कंपनी शैल नॉट विड्रॉ द ऑफर वंस इट हैज अनाउंस द ऑफर टू द शेयर होल्डर। एक बार बायबैक अनाउंस किया फिर वापस ले लिया ऑफर, ये सब नहीं होना चाहिए। ये फिर ना प्राइस मैनिपुलेशन वाला प्रॉब्लम भी आ जाता है। बायबैक ऑफर करते हैं तो मार्केट में मैसेज जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मतलब इतना पैसा पड़ा है कि शेयर वापस खरीदिए, तो जो बाकी शेयर्स हैं मार्केट में उसका प्राइस भी बढ़ता है। फिर आपने ऑफर किया, भाव बढ़ गया, फिर बायबैक वापस ले लिया, तो वो नहीं चलेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। Next, the company shall not utilize any money borrowed from the banks or institution for the purpose of buyback, and the company shall not utilize the proceeds of an earlier issue of the same kind. ये बातें हम कल भी देख चुके हैं, वही पॉइंट। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक वही 1 ईयर की। अच्छा, तो कल अपन ने सेक्शन का पार्ट था वो देख लिया था, तो रूल वाले पॉइंट्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इनकम टैक्स एस्पेक्ट की जो बात हो रही है पेज 44 पे, इनकम टैक्स एक्ट का अपना एक सेक्शन है 46A वाला, और इसमें वो कैपिटल गेन का रेफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो बायबैक हो रहा है तो अल्टीमेटली तो आपके शेयर आपसे खरीदे गए और आपको आपने शेयर बेच ही दिए ना, तो जो पैसा मिला उसमें कैलकुलेशन वैसे ही होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, होल्डिंग पीरियड, उसके बेसिस पर टैक्स लगेगा। वो इम्प्लाइड सी बात है, तो इसके अंदर भी वही लिखा है कि कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो लगने वाला है। कंप्यूटेशन करने के लिए अपना सेक्शन 48 कैपिटल गेन का अगर सेक्शन आपको याद आ रहा हो, इनकम टैक्स वाला, नेट सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, दैट इज आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी है, फिर उसमें से 54 के एग्जेम्पशंस, उसके बाद फाइनली जो टैक्सेबल आपकी इनकम आती है वो, तो जो फॉर्मेट कंप्यूटेशन का था वही वाला। तो कोई भी कैपिटल गेन आप गिन लो, चाहे लैंड पे हो या ज्वेलरी पे हो, शेयर्स पे हो, फॉर्मेट जो था वो सेक्शन 48 के हिसाब से कंप्यूटेशन था। सेम बात यहाँ पे भी हो रही है। FII वालों के लिए क्या कैलकुलेशन है उनका रेफरेंस भी दिया हुआ है। FII जो है उसमें सेक्शन 115AD का रेफरेंस दिया हुआ है, जिसमें उनकी टैक्सेबिलिटी की बात की हुई है। और 196 जो सेक्शन आ गया वो TDS वाला है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ 196 कैपिटल D, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स शैल बी मेड बिफोर रेमिटिंग द कंसिडरेशन फॉर इक्विटी शेयर्स टेंडर्ड अंडर द ऑफर बाय द FIIs एज डिफाइंड अंडर 115AD। हाँ, तो जब उनको पेमेंट करते हैं तब TDS कटता है, लेकिन जब तक पेमेंट नहीं कर रहे तब तक पहले से कोई TDS नहीं काटना है। और प्रॉफिट बुकिंग पे होता है ना, कैपिटल गेन भी तो प्रॉफिट बुकिंग पे लगता है। तो FII वाले अगर इंडियन मार्केट में आके सिक्योरिटी बेचते हैं तो जब पैसा उनको रेमिट करोगे तब TDS काटना है, लेकिन जब तक वो सिक्योरिटी बेचते नहीं तब तक उन पर कोई टैक्स नहीं लगाना है या डिडक्शन नहीं करना है। ये अंडरस्टूड? बाकी जो ये अथॉरिटीज हैं, NRIs हैं, नॉन रेसिडेंट जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ना, इनके लिए एक NOC सबमिट करने का कंप्लायंस रहता है। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। उनकी जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होंगी जिस कंट्री में वो बिलोंग करते हैं, जहाँ पे रह रहे हैं वहां से, तो ये थोड़ा फॉर्मेलिटी पेपर वर्क करना पड़ेगा। अगर नहीं सबमिट किया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि TDS जो कटेगा ना वो MMR पे कटेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मुझे याद आ रहा है मैक्सिमम मार्जिनल रेट था क्या? टैक्स याद कर लो, इनकम टैक्स में स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में मैक्सिमम मार्जिनल रेट शायद वो सरप्लस में था। मतलब सरप्लस से ज्यादा हो जाए तो वो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। वो तो रिलीफ था, मार्जिनल रिलीफ, वो सरचार्ज वाला पॉइंट। हाँ, पर ये MMR क्या था कुछ याद है? इंट्रोडक्शन में पहले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। इंडिविजुअल का जो स्लैब रेट होता है 30%, उस पर हाईएस्ट सरचार्ज लगाते हैं, फिर उसके ऊपर सेस लगाते हैं, तो 42-43% का टैक्स आता है। 42.74 समथिंग था। फिर वो AOP BOI वाला जो टॉपिक है ना, उसमें लगता है कि अगर AOP BOI में आप पार्टनरशिप में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रहे हो तो फिर आपके ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगा देते हैं। 30% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐसे करके आपका आता है 42 पॉइंट समथिंग परसेंट। एक डेफिनेशन जैसा अपन ने पढ़ा था, कैलकुलेशन में ज़्यादा यूज नहीं आता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो टैक्स रेट से स्लैब रेट वाला चैप्टर, उसमें एक पॉइंट था डेफिनेशन, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, और ये सब पॉइंट्स थे, वो है। ठीक है। उसके बाद बाईबैक की बात हो रही है फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज। अभी तक अनलिस्टेड देखा, प्राइवेट देखा, अब लिस्टेड सिक्योरिटी है तो सेबी के रेगुलेशन बीच में आने वाले, इम्प्लाइड है, उसी का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है।
बोला लिस्टेड कंपनी प्रपोजिंग टू अंडरटेक बायबैक इज रिक्वायर्ड टू प्राइमरीली कंप्लाई with the provisions of Companies Act as well as the SEBI regulations 2018. However, a listed entity is also required to ensure compliance with the requirements of Securities Exchange Board of India, substantial acquisition of shares and takeover regulations वो फॉलो करने पड़ेंगे. लिस्टिंग रेगुलेशंस भी फॉलो होंगे, तो इम्प्लाइड है. फेमा का एक्ट आएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग आएगा, सब अपने टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो ये सब एप्लीकेबल होंगे, ऐसा बोला हुआ है. इसी के रेफरेंस में इन्होंने बाईबैक के रेगुलेशंस भी इशू कर दिए, डेट दे दी आपको, नोटिफिकेशन बता दिया कि कंपनीज को ये फॉलो करना है, और कौन कौन से एस्पेक्ट्स इसमें कवर होते हैं उसको शॉर्ट में बताया, और फिर वो नीचे समझाया भी हुआ है. तो रेगुलेशन वाइज भी देख लेते हैं. अगेन मेन वर्ड्स हाईलाइट करेंगे तो भी चलेगा, कि अनलिस्टेड में जैसे रूल्स है वैसे यहाँ पे रेगुलेशंस है, सिमिलर लाइन पे चलता है. स्पेशल रेजोल्यूशन एंड इट्स एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, दिस इज रेगुलेशन नंबर 5. मेन वर्ड तो वही है, स्पेशल रेजोल्यूशन, कि भाई वो पास करवाना पड़ेगा. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होगा नोटिस के साथ, जनरल मीटिंग होगी, ये सब पॉइंट्स रहेंगे. जो भी रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में, वो आपको सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करना पड़ेगा, और इसके लिए डेडलाइन है 7 डेज की. अगर बोर्ड अप्रूवल लिया है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है, तो भी सेम चीज़ है. सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को आपको डिटेल तो देनी है, लेकिन टाइम लिमिट रिड्यूस हो जाएगी. वहाँ पे था विदिन 7 डेज, यहाँ पे बोला विदिन 2 वर्किंग डेज. अगेन वो वर्किंग डेज होना और ना होना उसमें डिफरेंस है, वो आप जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपना रिपीट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर. ये तो कल भी डिटेल में डिस्कस किया था, तो मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ. एक बार आपको से गो थ्रू करना है तो रीडिंग करके छोड़ सकते हैं. इसके बाद रेगुलेशन नंबर 4, जिसमें अमेंडमेंट भी है ध्यान रखने वाला, मे भी आपने पहले पढ़ा भी हो. अब CMSL में कहीं पे आया हो तो बात अलग है, तो उसमें ये अपडेट हो सकता है कि आपने पढ़ा हो. रेगुलेशन नंबर 4 की बात हो रही, वे कंपनी अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज कहाँ से बायबैक कर सकती है. तो कल भी हम बात कर रहे थे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ईसोप या स्वेट इक्विटी वाले एम्प्लॉयज, या ओपन मार्केट, 3 ऑप्शन थे. लिस्टेड एंटिटीज के लिए इन्होंने ओपन मार्केट वाले में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, धीरे धीरे इसको बंद कर दिया. ये वैसी बात है, फेज मैनर में बंद किया, एकदम से बंद नहीं किया. तो पहले तो रेगुलेशन नंबर 4 में स्टार्टिंग में वही बोला, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वाला पॉइंट, प्रोपोर्शनेट बेसिस, टेंडर ऑफर. फिर बोला ओपन मार्केट करना है तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, वो भी ऑप्शन है, बट इसमें प्रोविजो डाल दिया. बोला ओपन मार्केट से अगर आप बायबैक कर रहे हो तो आपका जो भी स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड डेटा है उसके बेसिस पे, विच एवर इज लोअर, उस डेटा के बेसिस पे पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व आपको देखनी है. और उसमें मैक्सिमम लिमिट थी 15%, कि आप अपनी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व मिला के कितना परसेंट बायबैक ओपन मार्केट से कर सकते हो, 15%. बट 31 मार्च 2023 तक 15% अलाउड था. फिर 2024 तक इन्होंने इसको रिड्यूस करके 10% कर दिया, 2025 तक आते आते 5% कर दिया, और 1 अप्रैल से मना कर दिया. बोला 1 अप्रैल से अब ये ऑप्शन बंद हो चुका है. तो आज की डेट में एक लिस्टेड कंपनी ओपन मार्केट वाले रूट से अपने शेयर बायबैक नहीं कर सकती. ऑप्शंस फिर वो रिमेनिंग रह गए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से डायरेक्ट बायबैक करो, या फिर वो ईसोप और स्वेट इक्विटी वाला ऑप्शन है वो ओपन हो सकता है. बट ओपन मार्केट वाला ऑप्शन बंद हो गया, क्योंकि अब 1 अप्रैल 2025 तो आ गई, तो अब ये चीज़ें खत्म हो चुकी है. नीचे तो रिपीटेशन किया, 15% मैक्सिमम था, वो भी हिस्ट्री हो गया, अब तो है नहीं. फिर वो 1 साल के अंदर बायबैक कंप्लीट करना है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. उसके बाद बोल रहे रेगुलेशन 4 का जो 6th पॉइंट है, उसमें भी यही चीज़ क्लैरिफाई की कि नेगोशिएटेड डील्स जो है वो भी नहीं चलेगी, प्राइवेट अरेंजमेंट्स भी नहीं चलेंगे, स्पॉट ट्रांजेक्शन्स भी नहीं चलेंगे. मतलब जो ऑफर है वो सारे शेयर होल्डर्स के लिए होना चाहिए वैसा है. आप डीलिस्टिंग के लिए या उस इंटेंशन से कुछ बायबैक कर रहे हो तो दैट इज नॉट अलाउड. ठीक है, तो डीलिस्टिंग का प्रोसीजर फिर अलग हो गया, उस पर्पज से बायबैक करना अलाउ नहीं है, वो भी रेगुलेशन में मना किया. फिर आ गया रेगुलेशन नंबर 6, ये है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर से बायबैक करना, वो टेंडर ऑफर, वो तो हम जानते हैं. अ कंपनी में बायबैक इट्स सिक्योरिटीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. ओके, it may be noted that 15% of the number of securities which the company proposes to buy or number of securities entitled as per their shareholding, whichever is higher, shall be reserved for small shareholders.
तो जब बाईबैक कर रहे हो ना तो स्मॉल शेयर होल्डर्स से भी एक प्रपोर्शन आपको बाईबैक करना पड़ेगा, और जितना भी टोटल आप बाईबैक कर रहे हो उसका 15% स्मॉल शेयर होल्डर से बाईबैक होना चाहिए, ये उस सेंस में बोल रहे हैं। वो ऊपर वाला 15% से मिला मत लेना इसको, वो कंडीशन अलग थी, ये अलग है, वो तो खत्म हो चुकी है। यहाँ बोल रहे हैं कि आप जितना भी बाईबैक करना चाहते हो उसका 15%, तो जितना बाईबैक करना चाहते हो वो तो आपकी कंपनी की टोटल कैपिटल पे डिपेंड करता है, तो उसमें हमने देखा है कि अप टू 25% हम बाईबैक कर सकते हैं। तो इतने रुपए का बाईबैक हम कर रहे हैं, तो ये डिसाइड कर लिया, तो उसका 15% स्मॉल शेयर होल्डर से होना चाहिए एंड बाकी का बाकी लोगों से वैसे। फिर आगे और एडिशनल डिस्क्लोजर्स, अगर टेंडर ऑफर वाली स्कीम है तो एडिशनल डिस्क्लोजर क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट में बोला था मैक्सिमम प्राइस एट विच द बाईबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड and whether the board of directors is being authorized at general meeting to determine subsequently the specific price at which the buyback may be made at the appropriate time। मैक्सिमम कितना प्राइस बाईबैक पे हम पे करेंगे और क्या डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दी गई है कि वो लोग डिसाइड करेंगे लास्ट में क्या प्राइस होगा, ये डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा कि अथॉरिटी किसके पास है। इफ द प्रमोटर इंटेंड्स टू ऑफर द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होगा, the quantum of shares or other specified securities proposed to be tendered and the details of their transactions and their holdings for the last 6 months। ऐसी बात अपन कल भी देख रहे थे कि प्रमोटर्स भी अगर बाईबैक में अपने शेयर देना चाहते हैं तो उनको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी, लास्ट 6 महीने में उन्होंने क्या ट्रांजेक्शन्स किए वो बताना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दैट इज द आइडिया। फिर पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर्मेलिटी प्रोसीजर, द कंपनी विच हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन और बोर्ड रिजोल्यूशन shall make public announcement within 2 working days from the date of declaration of results of the postal ballot for such resolution in at least one English national daily, one Hindi national daily and a regional language daily, all with wide circulation at the place where the registered office is situated and shall contain all the material information। 2 दिन का टाइम आपको मिलता है। अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो उसमें पोस्टल बैलेट होना चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया तो वो रेफरेंस होगा, उसके 2 दिन के अंदर आपको न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला पॉइंट भी आ ही गया, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे मेंशन कर दो। कंपनी शैल विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट फाइल विद द बोर्ड अ लेटर ऑफ ऑफर, वो बात पीछे हो ही गई थी। रेगुलेशन 9 में क्या है, ऑफर का प्रोसीजर देखें। अ कंपनी मेकिंग अ बायबैक शैल अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट, वो वर्ड हाईलाइट कर देना, रिकॉर्ड डेट इन पब्लिक अनाउंसमेंट। सिक्योरिटी होल्डर्स कौन है, एलिजिबल कौन होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, रिकॉर्ड डेट का मतलब कि इस तारीख पे जिसके पास शेयर्स हैं वही बाईबैक में एलिजिबल होगा। तो फिर लोग क्या करते हैं ना, वो रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर खरीद लेते हैं बाईबैक का फायदा लेने के लिए। ऐसा भी होता है, भाई ठीक है मेरे पैसे पड़े हैं, मुझे क्या 3000 का 4500 मिल रहा है, 10 पे 1 है ना, तो 10 खरीद लेता हूँ, बाद में कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा, लॉन्ग टर्म में होल्ड कर लूंगा, एटलीस्ट 1 शेयर तो बाईबैक में दे दूंगा, तो ऐसे भी कुछ प्रॉफिट हो जाता है। कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि 1 शेयर भी खरीद लिया तो भी एलिजिबल तो हो ही जाते हो आप, क्या बाईबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लोग 1 शेयर खरीद के फिर बाईबैक में डाल देते हैं, बैठा बैठा प्रॉफिट हो गया, वैसा है, तो ये भी कर सकते हो। लेटर ऑफ ऑफर अलॉन्ग विद द टेंडर फॉर्म shall be dispatched to the security holders who are eligible to participate. Even if an eligible public shareholder does not receive the tender offer or the offer form, he may participate in buyback and tender shares in manner as provided by the board. An unregistered shareholder may also tender his shares for buyback by submitting the duly executed transfer deed for transfer of shares in his name along with the offer form and other relevant documents as required for transfer if any। तो सबके पास ऑप्शन रहेगा, कोई अनरजिस्टर्ड है इसका भी ट्रांसफर होना बाकी है लेकिन लीगली उसके पास राइट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, उसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं। फिर बोला जो ऑफर ओपन होगा ना कि भाई अब आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें डेडलाइन दे रखी है कि जिस दिन वो लेटर ऑफ ऑफर आपने डिस्पैच किया ना उससे 4 वर्किंग डेज से ज़्यादा डिले नहीं करना है। लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करते ही आपको ये ऑफर ओपन कर देना है कि अब आप अप्लाई कर सकते हो, और मैक्सिमम कितने दिन के बाद, 4 दिन से ज़्यादा डिले नहीं करना है, नॉट मोर देन या नॉट लेटर देन 4 वर्किंग डेज। तो नेक्स्ट 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको ऑफर ओपन कर देना पड़ेगा जिस दिन आपने लेटर डिस्पैच किया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कम से कम 5 वर्किंग डेज के लिए तो ऑफर ओपन रहना ही चाहिए। वो पीछे अनलिस्टेड वाला था उसमें 15 to 30 डेज बोला था, या 5 डेज ही बोला है कम से कम, उल्टा यहाँ ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, कंपनी शैल एक्सेप्ट शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फ्रॉम सिक्योरिटी होल्डर्स
on the basis of their entitlement as on the record date. वो बात तो हुई गई. The shares proposed to be bought back shall be divided into two categories, reserved for small shareholders and general category. वो भी हमने देख लिया 15% वाला point. After accepting the shares or other specified securities tendered on the basis of entitlement, shares or other specified securities left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted in proportion to the shares or other specified securities tendered over and above their entitlement in the offer of security by the security holders in that category, and thereafter from security holders who have tendered over and above their entitlement in the other category. कुछ समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं? ट्राई करना तो एक बार देख लो फिर से पढ़ के इंटरप्रिटेशन. कैटेगरी वाइज बाईबैक करने की बात कर रहे हैं. After accepting the shares or other specified securities tendered on the basis of entitlement, shares or other specified securities left to be bought back, if any, in one category shall be first accepted in proportion to the shares or other specified securities tendered over and above their entitlement in the offer by security holders in that category, and thereafter from security holders who have tendered over and above their entitlement in other category. अब इसमें क्या होता है ना, कितनी बार लोग ज्यादा ऑफर भी करते हैं. जैसे मैंने आपको कल ये बात बीच में बोली भी थी कि 10 पे 1 खरीद रहा हूं मैं, किसी ने ऑफर में 2 भी अप्लाई कर दिया. आपको पता है मैं बोल ही रहा हूँ कि हर 10 पे 1 खरीदना है, फिर भी आप 2 ऑफर कर रहे हो मुझे. तो ऐसा कुछ नहीं, ऑफर तो आप कर ही सकते हो, लेकिन मैं पहले प्रोपोर्शनेटली क्या करूंगा, जितने लोगों ने अप्लाई किया है सबके 10-10 शेयर में से 1-1 ही खरीदूंगा. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने 2 के लिए एप्लीकेशन डाला हो, तो बाद में ऐसा पॉसिबल है कि उसका दूसरा शेयर भी बाईबैक कर लिया जाए. ये हो सकता है. अगर किसी कैटेगरी में कम बाईबैक हुआ तो किसी ज्यादा बाईबैक करके उसको बैलेंस कर सकते हैं. तो ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है. ठीक है, तो वो सिर्फ मैथमेटिकली बैलेंस करने वाली बात है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आप पूरा बाईबैक कर लो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, जो आपने ऑफर किया 7 के सामने 1 या 10 के सामने 1 या 15 के सामने 1, वो कर लो. उसके बाद अगर किसी अदर कैटेगरी में किसी ने एक्स्ट्रा ऑफर किया है और कंपनी को लगता है कि हम बाईबैक कर सकते हैं, तो वो प्रोपोर्शन से ज्यादा जाके बाईबैक भी हो सकता है. वैसा रैंडमली नहीं करना है, आपको फेज वाइज चलना है. वैसा ये पॉइंट. नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 10, पेमेंट टू द सिक्योरिटी होल्डर्स. बात पीछे भी हो रही थी स्पेशल अकाउंट वाली, यहाँ पे भी वही बात है. ठीक है, ऑफर क्लोज करते हैं आपको स्पेशल अकाउंट ओपन करना है. सेबी रजिस्टर्ड बैंकर, सेबी जो बैंक को इस चीज के लिए एलिजिबल मानती है, वो SBI हो सकती है या HDFC हो सकती है, उसकी लिस्ट के हिसाब से उसमें आपको अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देना है. सच सम एज वुड टुगेदर विथ 90% of the amount lying in the escrow account to make up the entire sum due and payable as consideration for the buyback, and for this purpose may transfer the funds from the escrow account. escrow account होता है उसी पर्पस के लिए ना कि आपने एक अकाउंट जो मेंटेन ही किया हुआ है एज अ रिजर्व. The company shall complete the verification of offers received and make payment to those holders whose offer has been accepted and return the remaining shares or other specified securities to the security holders within 5 working days. तो अगेन डेडलाइन आ गई, टाइम टू टाइम काम होना चाहिए. नेक्स्ट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द बॉट बैक सिक्योरिटी. वो अपन जो बात कर रहे थे, तो भाई जो फिजिकल शेयर्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय भी करना होता है, उसकी बात हो रही है. यहाँ पे डेडलाइन कितनी है वो देख लेते हैं. 15 डेज. नॉर्मली अपन ने देखा था 7 डेज, यहाँ 15 है. The company shall also ensure that the securities bought back are extinguished within 7 working days of expiry of the buyback period. The aforesaid period of 15 days shall in no case extend beyond 7 days of expiry of the buyback period. दोनों अलग अलग टाइम लिमिट बोल गए. एक सेकंड, कुछ अलग है.
शेयर्स एक्सेप्ट करने के 15 डेज में डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला। फिर बोल रहे द कंपनी शैल ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल द सिक्योरिटीज बॉट बैक आर एक्सटिंग्विश्ड विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड। और वहाँ पे था 15 days of the acceptance. Okay. The aforesaid period of 15 days shall in no case extend beyond 7 days of the expiry of the buyback period. तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे? दोनों बातें बोल दी। 15 डेज वाला तो क्लियर हो गया, 7 डेज वाला पॉइंट और वो पीछे था भी नॉर्मल। देख लेता हूँ मैं क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है इसका। एक बार होल्ड पे रखो, चेक कर लेते हैं। आगे कंडीशंस देख लो। द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर बायबैक इफ ऑलरेडी डीमटेरियलाइज्ड। डीमैट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय करने वाला पॉइंट नहीं है। ये फिजिकल सर्टिफिकेट्स में कैसे है वो देखना पड़ेगा। द कंपनी शैल फर्निश अ सर्टिफिकेट टू द बोर्ड्स certifying compliance as specified above and duly certified and verified by the registrar, okay, or the 2 directors of the company, the secretarial auditor of the company। एक सर्टिफिकेट होगा कि हाँ भाई बाईबैक कंप्लीट हो गया पूरा और जो कंप्लायंसेस है वो फुलफिल हो गए। ये सर्टिफिकेट फर्निश करने के लिए भी वापस 7 दिन की बात यहाँ पे हो रही है, फिजिकल सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रॉय करने के बाद, ठीक है। द कंपनी शैल फर्निश द पर्टिकुलर ऑफ द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स एक्सटिंग्विश्ड and destroyed to the stock exchange where the shares of the company are listed within 7 days। इन्फॉर्म करना है कि हमने सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय कर दिए, बट वो 15 डेज और 7 डेज वाला क्या है मैं एक बार थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि जो लिखा है उससे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कहाँ जा रहा है ये। अच्छा लास्ट ईयर, ठीक है। चलो तो रेगुलेशंस तो हमने देख लिए सारे। कुछ पूछना आपको इसमें, कुछ नहीं क्लियर हुआ तो बताओ। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉर्म नंबर्स देख सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली उसको रिलेट करना हो। कल अपन बात कर भी रहे थे, फॉर्म नंबर्स देख लेते हैं कि क्या उस मतलब किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो ऑर्डर में देख लो, स्टार्टिंग से जो जो फॉर्म नंबर आ रहे थे ना, सर्च करके देख लेते हैं। PDF अवेलेबल होगी। एक SH8 वाला रेफरेंस था पेज 40 पे, देखो। ये है SH8 लेटर ऑफ ऑफर। डिटेल्स में आपको क्या क्या देना है कंपनी के रिगार्डिंग सब कुछ है, पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा। ये वो प्रीफिल वाला ऑप्शन होता है ना, उसकी बात हो रही है। ध्यान में है कुछ नहीं अपन ने डिस्कस किया हो प्रीफिल। आप जब ये CIN नंबर यहाँ पे एंटर करते हो ना कंपनी का, और प्रीफिल प्रेस करोगे ना, तो बाकी सारा डेटा अपने आप आ जाएगा। तो आपको जो भी ROC के पास डेटा है वहीं से एक्सट्रैक्ट कर देगा, तो आपको मैन्युअली हर चीज फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म का ये एक प्लस पॉइंट है। सेम डायरेक्टर्स वाले केस में भी वही, डिन नंबर डालोगे, प्रीफिल दबाओगे, सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी। कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है करंटली, के बाद बाईबैक की हो रही है, तो सब बताना पड़ेगा कि अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, बाईबैक के बाद क्या फर्क पड़ेगा, ये सारे पॉइंट्स। ऑथोराइज्ड कैपिटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, वो सारा डेटा, पर शेयर अमाउंट एंड टोटल अमाउंट, एवरीथिंग। डिटेल्स ऑफ लास्ट बाईबैक, पिछली बार कब किया था बाईबैक, क्योंकि वो टाइम गैप मेंटेन करना, एक साल में 2 बार बाईबैक नहीं हो सकता इसीलिए। बाकी ये सारे नंबर्स, फ्री रिजर्व्स कितने हैं आपके, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है, फ्रेश इशू है, डेट की डिटेल्स क्या है, बाईबैक कहाँ से करोगे वो बताना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शन जो अपन ने थियरी में देखे। रिजोल्यूशन कब पास किया, कौन सा वाला, ये जो अपन कल पढ़ रहे थे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाला, देखना सारे पॉइंट्स। ये सब डिटेल्स, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, KMP ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो द डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी विच इज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी। कल जो इंटरप्रिटेशन कर रहे थे ना, तो उसकी ये सब डिटेल्स जो अपन ने कल थियोरेटिकली पढ़ी, यहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न, किसके पास शेयर्स हैं, गवर्नमेंट के पास कितने हैं, सरकारी कंपनीज के पास कितने हैं, PFIs, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल, किसके पास कितने कितने शेयर है, सब बताने पड़ेंगे।
बाईबैक कितना ऑथोराइज किया, ऑब्जेक्टिव क्या है, बाईबैक कहाँ से करेंगे, सारे मोड्स सब कुछ आ जाएगा। पूरा चैप्टर ही कवर कर दिया है फॉर्म में इन्होंने। डेट के रिगार्डिंग बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सारी डिटेल्स। एक्सपेक्टेड कैपिटल स्ट्रक्चर पोस्ट बाईबैक, बाईबैक होने के बाद क्या रहेगा। वो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 कल बात हो रही थी उसके रिगार्डिंग। फिर अटैचमेंट्स जो भी प्रूफ आपको अटैच करना, देख लो ये फॉर्म में सब कुछ है। प्रमोटर्स की डिटेल, ऑडिटर का डिक्लेरेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 साल के, लास्ट 3 साल के बाईबैक की डिटेल, ये सब पीडीएफ साथ में अटैच होती जाएगी। डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स की तरफ से कि भाई जो भी डिटेल्स हमने प्रोवाइड की वो सब सही है। सेक्शन 70 का भी रेफरेंस आ गया। 68 के सारे कंप्लायंसेस हमने फुलफिल किए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज मेड फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। ये कल बात हो रही थी ना कि वो लोग डिक्लेरेशन देंगे कि हमने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, और वो ऑडिटर की रिपोर्ट भी अटैच करेंगे। लास्ट 6 मंथ से पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, वो सब बात की थी। ये सारे पॉइंट्स। डिजिटल सिग्नेचर, डिन नंबर ऑफ द डायरेक्टर, पनिशमेंट का रेफरेंस भी दे दिया। अपना 447 नहीं था, उसके साथ 448, 449। अगर कोई फॉल्स डिक्लेरेशन दिया तो इस सेक्शन में एक्शन होगा, वैसा है। अब ये ना ई फॉर्म्स में ये सब फीचर्स होते हैं, कुछ मॉडिफाई करना है तो आप चेंज कर सकते हो। चेक फॉर्म का मतलब क्लिक करोगे तो देख लेगा, कुछ अगर मिसिंग रह गया तो हाईलाइट कर देगा, प्री स्क्रूटिनी एंड सबमिट। तो ऑफिस यूज वाला पार्ट हो गया, और फिर आपका फॉर्म कंप्लीट। ठीक, तो ये था SH8। बैक करने का ऑप्शन कहाँ है इसमें। नेक्स्ट कौन सा था फॉर्म देखें। SH9, SH10 था। लाइन में है 9, 10, 11, एक 15 था। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, डिटेल्स तो रिपीट ही मिलेंगी। लिस्टिंग डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अटैचमेंट्स, असेट लायबिलिटी की डिटेल्स, ऑडिटर का रिपोर्ट, एफिडेविट डायरेक्टर्स का, फाइल अटैच करनी, कंपनी का डिक्लेरेशन जो अपन ने पढ़ा थी में आपको सारा लिखा हुआ यहाँ मिल जाएगा। तो हम लोग ये कंफर्म कर रहे हैं कि हमने सारा सब कुछ चेक कर लिया है, ऑडिटर से वेरीफाई करवा लिया है, कैलकुलेशन कर लिए हैं, और अगर ये कंपनी बाईबैक में जाती है तो अगले 1 साल तक इंसॉल्वेंसी वाला इशू नहीं आएगा। ये रेफरेंस दिया जा रहा है। देखो वो 6 मंथ्स वाला पॉइंट जो कल थियरी में देखा, 6 महीने से पुराना डेटा नहीं है, और है तो उसका एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच होगा। 1 ईयर वाली कंडीशन, 1 साल की गारंटी हम ले सकते हैं, वैसा है ये फिर प्रैक्टिकली आप जब आगे काम करोगे तो यही सारी चीजें हैं कंप्लायंस में जो आपको फिलअप करनी होंगी। थियोरेटिकल प्रोविजंस पता है तो ये फिलअप करते टाइम आपको प्रोविजंस मालूम होंगे कि अच्छा इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, वैसा है। तो अपने उसको अगर रिलेट करते जाए तो थोड़ा ध्यान में रहेगा। ये SH10, रजिस्टर ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज बॉट बैक, रजिस्टर मेंटेन करना। तो उसमें तो फॉर्मेट ही होगा तो भाई डिटेल्स क्या क्या आपको मेंटेन करनी है वो दे रखी है इस तरीके से। ये सब डेटा फिलअप करते जाओ, और क्या। ये सिंपल फॉर्म है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं, इतना ही बस। दिस इज SH10। नेक्स्ट था 11, वो अपने आप बता रहा है।
एआई का ये फायदा है, इसको मालूम है अगला क्या सर्च करने वाले हैं। रिटर्न फाइलिंग, कल पढ़ा था बाईबैक होगा तो फिर 30 डेज में आपको रिटर्न फाइल करके अपडेट देना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स इसमें भी प्री फिल्ड वाला ऑप्शन तो आ ही जाता है, कंपनी की सब डिटेल आ जाएगी, कंपनी लिस्टेड है अदरवाइज है, उसकी डिटेल्स, बैंकर कौन अपॉइंट हुआ है, पेड अप कैपिटल कितनी है, रिटर्न्स, वही सारा डेटा सिमिलर। कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, देखो ये सारे नहीं थे, रीपेमेंट में अगर कोई डिफॉल्ट है तो बाईबैक नहीं कर पाओगे, अब इसमें सब में नो टिक करोगे तभी प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, इम्प्लाइड हो गया। अभी पढ़ा अपन 92 में डिफॉल्ट, 123 में डिफॉल्ट, 128 में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न सिमिलर फॉर्म है, क्योंकि रिटर्न फाइल कर रहे हो तो पॉइंट्स वही रहने वाले हैं वैसे। नेक्स्ट क्या था 15, ये तो सर्टिफिकेट है कि आपने बाईबैक जो किया उसमें सारे कंप्लायंसेस फॉलो हुए हैं, उसका आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हो वैसे, ये छोटा सा फॉर्म है बस इतना ही। साइन कर दो, इसमें देखो आपका भी वो साइन होगा, स्टैंप लगे, ऐसे पॉइंट्स रहेंगे। दिस इज SS15। और कोई फॉर्म था क्या? बस इतने थे। चलो तो ये भी देख लिया। तो बायबैक अपना इसके साथ पैकअप है, खाली एक वो 7 डेज 15 डेज वाला रेगुलेशन 11 में देख लेता हूँ कहाँ गड़बड़ हो रही है उसमें, बाकी तो कंप्लीट है।